हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और फ्लटर ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट वीडियो पे काम करेंगे और वो होगा वेरिएबल के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था डाट का, और आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में जो इसके पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो सीरीज़ होगा ये प्रोग्रामिंग के बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाएगा। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे जनरली वीडियोज़ में नहीं कवर किए जाते, उन सारे टॉपिक्स को भी हम पकड़ के आगे बढ़ेंगे। टारगेट ये है कि हमें प्रोग्रामिंग को बहुत बेसिक लेवल से पढ़ना है और अच्छे लेवल से पढ़ना है। इसलिए हम वो हर एक छोटी चीज़ें जो है जो अक्सर हम अवॉइड कर देते हैं सिर्फ प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के चक्कर में, छोटी छोटी जो थियोरिटिकल पॉइंट्स हैं और जो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं उसे हम अवॉइड कर देते हैं, उसे भी आज हम सीखेंगे। अब इस प्लेलिस्ट में हम उसे सीखेंगे ताकि फ्लटर में हमारा जो पकड़ है वो और मजबूत बन सके। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेरिएबल, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऐसे जनरली लगता है कि वेरिएबल बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, रियली इजी है, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है वेरिएबल के बारे में और जो मुझे आपको बतानी है। शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं हो, चलिए देखते हैं। चलिए आ गया। वेरिएबल क्या है? देखिए, वेरिएबल को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कई तरीके से, डिपेंड अपॉन योर कंसेप्ट कि आप किस व्यू से वेरिएबल को देख रहे हो। ठीक है, अगर मैं आसान भाषा में पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि वेरिएबल क्यों लाया गया, कॉन्सेप्ट क्यों है। आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है, बेसिकली हम प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? ताकि बाहर से अपने प्रोग्राम में हम इनपुट ले सके। ठीक है, मेरा प्रोग्राम उस इनपुट लिए हुए वैल्यू के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके और फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करके उस वैल्यू को यूज़र को दिखा सके। ठीक है, ध्यान से बात समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने वाला हूँ। हम वेरिएबल क्यों बनाते हैं वो बात हटा देते हैं। पहले हम समझते हैं कि जनरली हम प्रोग्राम इसलिए बनाते हैं ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सके, कुछ कैलकुलेशन वर्क कर सके उस पर, और फिर उस कैलकुलेशन को हम रिजल्ट यूज़र को दिखा सके। ये एक बात हुई। अब हम जानते हैं कि भाई अगर कोई भी चीज़ जो आपको आपके कंप्यूटर पे दिख रही है, जो काम हो रहा है, वो ऑब्वियसली जो मेमोरी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर द टाइम बिंग, वो सारे के सारे जो हैं वो रैम पे होते हैं। तो अगर आपका प्रोग्राम चल रहा है तो वो प्रोग्राम रैम पे है। अगर आप यूज़र से कुछ वैल्यू लोगे तो वो वैल्यू फॉर द टाइम बिंग कहाँ स्टोर होगी? रैम पे स्टोर होगी। ठीक है ना? तो भाई एक डेवलपर को कैसे पता होगा कि भाई रैम के किस एड्रेस में हमें वैल्यू रखना है, किस एड्रेस से वैल्यू लेना है? क्योंकि उतने बड़े बड़े एड्रेसेस को मेमोरी में रखना या उनके साथ काम करना क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लाया गया कि भाई डेवलपर को बोला गया एक काम करिए, आप सिर्फ एक वेरिएबल बनाइए। जैसे ही आप वेरिएबल बनाइएगा होगा क्या? एक मेमोरी एलोकेशन, हम मान लेते हैं वो है 1032, एक मेमोरी एलोकेट कर दिया जाएगा इस 1032 को। ठीक है, 1032 एलोकेट कर दिया गया और डेवलपर इस 1032 को किसके जरिए देख रहा है? इस वेरिएबल के जरिए। मतलब डेवलपर को ये लग रहा है कि वो क्या बनाया? वो वेरिएबल बनाया। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल व्यू से देखें तो हुआ क्या? एक मेमोरी का एक एड्रेस को पॉइंट कर दिया गया इस नेमिंग कांस्टेंट से। अगर मैं बोलूँ एक नेम से क्या कर दिया गया? बाइंड कर दिया गया। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसे नेम, जो नाम है, जो कैरेक्टर बेस्ड नाम है ना, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकता है। तो बोला गया डेवलपर को चलिए आप एक वेरिएबल बना लीजिए। जैसे ही आप वेरिएबल बनाइएगा तो हम क्या करेंगे? एक मेमोरी जो है वो हम एलोकेट करके उसे पॉइंट कर देंगे। अब डेवलपर ऑलवेज यूज करेगा इस नाम को, ऑलवेज वो इसी नाम को इस्तेमाल करेगा और इस नाम से एसोसिएटेड जो मेमोरी एड्रेसेस हैं उन पे सारा काम होगा। अब अगर डेवलपर सपोज रख देता है 10, तो इस मेमोरी एड्रेस, ये जो मेमोरी एड्रेस है जो एसोसिएट किया गया इस नेम से, उसके अंदर वो वैल्यू को रख दिया जाएगा। अगर हम इसे डिलीट करते हैं तो यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। अगर हम इस वेरिएबल पे दूसरा वैल्यू रखते हैं तो जो पुराना वैल्यू है 10 उसे स्वैप हटा के रिप्लेस करके नया वैल्यू रख दिया जाएगा 30। सो दैट इज व्हाट वेरिएबल। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से समझें और किस तरीके से डिफाइन करें। अब देखिए, मैं कई तरीके से इस वेरिएबल को समझा सकता हूं। अगर मैं सबसे पहले बात बोलूं, व्हाट इज वेरिएबल? सो वेरिएबल इज समथिंग
वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर विच होल्ड वैल्यूज। सही बात है भाई, ऐसा तो कोई गलत नहीं है। कंटेनर है जो क्या करता है, वैल्यूज को होल्ड करता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करता। तो चलिए अगर इस व्यू से समझे हम वेरिएबल को, तो हाँ भाई ये एक कंटेनर है। जैसे ही हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो एक कंटेनर, एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है जिसका एक एड्रेस होता है और जिसका एक नाम भी होता है। सपोज उसका नाम है नम, और इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, 74, 10, 20, 30, दैट इज व्हाट। तो क्या गलत कहा भाई हमने, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर विच होल्ड वैल्यूज। सही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, उसके बाद हम क्या बोले, वेरिएबल इज समथिंग विच चेंज इट्स वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये बात भी सही बोली भाई मैंने, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या गलत है, कुछ नहीं बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला गया। अगर आप एक वेरिएबल बनाते हो इंट m इक्वल टू 20 है ना, तो उसके बाद आप कभी भी उसे बदल सकते हो, m इक्वल टू 30 कर दो, तो वेरी मतलब वो अपना वैल्यू कभी भी बदल सकता है, तो ये भी गलत नहीं है। चलिए तीसरी बात, वेरिएबल क्या है भाई, हम बोल सकते हैं वेरिएबल इज समथिंग इन विच वी प्रोवाइड अ नेम टू द एड्रेस ऑफ मेमोरी। ठीक है, विच कैन होल्ड अ वैल्यू, तो देखिए ये तीसरी वाले जो बात मैं समझा रहा था, तो ये बात भी गलत नहीं। वेरिएबल समथिंग विच वी प्रोवाइड अ नेम टू द एड्रेस ऑफ मेमोरी विच कैन होल्ड अ वैल्यू, क्योंकि वैल्यू कहाँ स्टोर होता है, अल्टीमेटली रैम पे स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। देखिए जब सिर्फ मेमोरी की बात की जाए तो सिर्फ वो रैम ही होता है। दूसरे मेमोरीज के लिए हम मेमोरी का पर्टिकुलर नाम लेंगे कि भाई हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी स्टोर कर रहे हैं। अगर सिर्फ मेमोरी बोला जाए तो वो हमारा प्राइमरी मेमोरी, हमारा रैम ही होता है। तो वेरिएबल क्या हुआ, अगर हम जब मेमोरी की बात करें तो आप समझिए कि रैम की ही बात हो रही है। तो तीसरी बात में हमने समझाई कि वेरिएबल इज समथिंग इन विच वी प्रोवाइड नेम टू द एड्रेस ऑफ मेमोरी विच कैन होल्ड अ वैल्यू। तो अब देखिए ये तीनों बातें सही हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। तो ये चीज़ है आप किस नज़रिए से देखते हो, कॉन्सेप्ट कितना अच्छा आपका क्लियर है, इस बात पे ये डिपेंड करता है। तो ये था वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, और ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे लागू होता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इसी को उन्होंने एक्सटेंड करके काम करने के तरीके को थोड़ा नया स्टाइल दे दिया, बट जो बेसिक वर्क फ्लो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है सारे प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स पे काम करने का, वो यही है। होप कि मैं आपको ये चीज़ समझा पाया। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में और एक चीज़ समझाता हूँ, बड़ी मज़ेदार बात समझाता हूँ। अब वेरिएबल पे काम करने के कई तरीके हैं। पहला, जब हम वेरिएबल बनाते हैं, जब भी हम वेरिएबल हमने लिखा, तो सपोज हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो अगर हम डार्ट को फॉलो करके करते हैं तो डार्ट क्या करता है कि डार्ट 2 तरीके से वेरिएबल बनाने का ऑप्शन देता है। अगर हम सी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था जो डार्ट है वो सी, जावा और जावास्क्रिप्ट को फॉलो करता है, बहुत सारी चीज़ों को, सब इन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अच्छी अच्छी चीज़ों को डार्ट ने ले लिया और एक नया कलेक्शन बना दिया। ठीक है, तो कहीं कहीं पे इन्होंने क्या किया डार्ट वालों ने कि दोनों फीचर्स अवेल करवा दिए, जो इधर भी है, जो सी में भी है, जो आपके जावास्क्रिप्ट में भी है, जो जावा में है जावास्क्रिप्ट में भी है, जैसे कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम वेरिएबल दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर हम चाहें वेरिएबल में तो हम वो जो टाइप नोटेशन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप नोटेशन इन द सेंस कि हमें वेरिएबल बनाना है इंट एक्स, तो हमने बता दिया कंपाइलर को कि भाई x नाम का हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, और उसका डेटा टाइप इंट होगा। मतलब इसके अंदर जैसे ही सपोज ये आपने इंट लिखा, इंट x लिखा, तो हुआ क्या, यहाँ पे एक बॉक्स बन गया, इस x बॉक्स बन गया जिसका नाम हो गया x, और उसको एक मेमोरी रेफरेंस भी मिल गया, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर में बताया। बट इसके अंदर का बॉक्स खाली है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर का बॉक्स जो है खाली है। बट जैसा कि आपने ऑलरेडी लिख दिया है कि भाई इंट, मतलब इस बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ आप इंटीजर वैल्यू ही रख सकते हो, आप कैरेक्टर वैल्यूज, आप फ्लोट वैल्यूज, आप स्ट्रिंग वैल्यूज नहीं रख सकते। तो इसके अंदर हम क्या वैल्यूज रख सकते हैं, सिर्फ होल नंबर वाली इंटीजर वैल्यूज ही हम रख सकते हैं। ये तो पुराना ट्रेडिशन था जो पहले था। अगर आप नए फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो ये तो आपके लिए भी नया है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो हम 100% श्योर आपने कभी ना कभी C++, जावा, ये सारे लैंग्वेज पढ़े ही होंगे। अब आ जाते हैं भाई कॉन्सेप्ट दूसरा वाला, है ना, दैट इज व्हाट वेर। तो
तो ये था ना, ये टाइप नोटेशन वाला था, इसमें और भी अभी आगे हम देखेंगे टाइप नोटेशंस वाला था। और ये जो है ये हम वैर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आप जस्ट लिख दो वैर और वेरिएबल का नाम दे दो सपोज नम, और यहाँ पे अब जो आप वैल्यू दोगे उस वैल्यू के आधार पर यहाँ पे कंपाइलर इस वेरिएबल का डेटा टाइप तय करेगा। ध्यान से बात समझिए, यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे हम इस एक स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं हेलो, यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर वैल्यू दे सकते हैं 10, 12, तो यहाँ पे आप कोई भी फ्लोटिंग टाइप वैल्यू दे सकते हो 12.35, इस तरह से आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो वैल्यू रखोगे उससे ये तय होगा, उस बात से ये तय होगा, उस वैल्यू से ये तय होगा कि इसका डेटा टाइप क्या रखा जाएगा। सपोज हमने रख दिया var name हेलो, तो इस केस में अब क्या हुआ, कंपाइलर ने ये देख लिया कि भाई इसका तो जो वैल्यू है वो हेलो है, मतलब इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, वो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो उसने ये चीज बता दी कि भाई अब नम का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग ही है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहोगे कि नम में आप 12 रख लो तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपको वो 12 नहीं रखने देगा। आपको दोबारा नम में क्या रखना होगा, कोई ना कोई एक स्ट्रिंग ही रखना होगा। ये बात आपको जो है वो समझनी पड़ेगी, ठीक है। So that is the basic difference between type annotations variable like int, char, float, double वगैरह वगैरह, और दूसरा जो है वो है var, जिसे हम var से डिक्लेयर करते हैं। तो होप कि आपको जो बेसिक आइडिया है वेरिएबल का वो समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसे दूसरे टेक्निक से बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो वेरिएबल का जो बेसिक फंडा था, जो लॉजिकल फंडा था, वो सारे प्रोग्रामिंग में सेम है। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कुछ पीपीटीज बनाए हैं आपके लिए, उसको जरा फॉलो करते हैं, ठीक है। डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। तो पहले इसको समझते हैं। देखिए भैया, अब हम जब वेरिएबल नेम बना रहे तो ये जो यहाँ पे जो कॉमन रूल्स है 4-5, ये भी सबके लिए सेम है, सबके लिए लमसम सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए ये रूल सेम है। और ये बड़ा कॉमन सा रूल है कि भाई देखिए, कंडीशन टू राइट द वेरिएबल, ये वाला पॉइंट मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, लेट इट बी डिलीटेड। चलिए, पहला क्या बोलता है कि वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर्स कांट बी कीवर्ड। ऑब्वियसली देखिए, जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा हमें पता है कि ये सारे लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑब्वियसली डार्ट जो है बहुत सारे ऐसे रिजर्व वर्ड रखा होगा अपने पास, जो जिसके लिए वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जिसने उसे रखा हुआ है। तो उस कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी आइडेंटिफायर को बनाने का। अगर आप क्लास का नाम लिखते हो तो आप क्लास का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आप ऑब्जेक्ट का नाम बनाते हो, आप कोई भी नाम अगर देना चाहते हो, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफायर अगर आप बनाना चाहते हो तो आप उसे नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे आइडेंटिफायर, ये भी है ना, आइडेंटिफायर भी बहुत लोग वेरिएबल को आइडेंटिफायर भी बोलते हैं क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है वैल्यू को। तो रिजर्व कीवर्ड की लिस्ट में पहले चले आते हैं। देखो यहाँ पे कुछ रिजर्व कीवर्ड्स है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं उनके, और लमसम ये भी सबके सेम होते हैं, कुछ कुछ आपको अलग मिलेगा। तो ये डार्ट का कुछ सेट है, रिजर्व कीवर्ड का सेट है। अब अगर आप इस रिजर्व कीवर्ड के सेट को देखो तो जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उन सारे को आप किसी भी वेरिएबल नेम में या किसी भी आइडेंटिफायर में नहीं ले सकते। सपोज जैसे आप एक वेरिएबल बनाना चाहते हो इंट कंटिन्यू, तो आप नहीं बना सकते। अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, देखिए भाई डेमो कंटिन्यू इक्वल्स टू न्यू डेमो, तो आप नहीं बना सकते। आप कोई भी आइडेंटिफायर इन सारे वर्ड्स में से नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो वही बात यहाँ फर्स्ट टाइम में यहाँ बोला जा रहा है कि आप कोई भी आइडेंटिफायर जो है, कोई भी कीवर्ड के लिस्ट में से आप आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। वेरिएबल नेम और आइडेंटिफाई कैन कंटेन अल्फाबेट एंड नंबर्स, ये तो भाई हमें पता है। हाँ भाई, वो उस पर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अल्फाबेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट यहाँ पे एक रूल है कि भाई वो नंबर फर्स्ट लेटर वाला जो है ना, वो नंबर नहीं हो सकता। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो num1 हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स ओके, बट हम 1 num इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल, ये बात क्लियर हो गई। वेरिएबल नेम में दोनों रह सकते हैं, और आपके अल्फाबेट्स भी रह सकते हैं, नंबर भी रह सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि जो नंबर है वो हमेशा सेकंड लेटर होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कभी भी आपका नंबर नहीं हो सकता। सेकंड या उसके बाद आप कोई भी लेटर में आप जितना भी चाहे नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल नेम और आइडेंटिफाइज कांट कंटेन स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर। अच्छा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, खासकर स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। याद रखना,
ये कंप्यूटर प्रोग्रामर को ना स्पेस से थोड़ा अक्सर दूरी बना के रखना चाहिए होता है। किसी भी नाम में भैया आप स्पेस से तो बिल्कुल दूर रहना, ठीक है। स्पेस आप कहीं नहीं, यहाँ क्या आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते स्पेस। तो स्पेस की जगह पे आप कोई स्पेशल कैरेक्टर, तो इसलिए सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर को अलाउ कर दिया गया विच इज अंडरस्कोर। तो जैसे कि अगर आपको एक वेरिएबल बनाना है इंट फर्स्ट नंबर, तो आप स्पेस देके नहीं बना सकते, इंट फर्स्ट स्पेस नंबर देके नहीं बना सकते, हम इंट फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर बना सकते हैं। और डॉलर साइन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल नेम के अंदर, क्योंकि डॉलर भी एक इसके अंदर आता है, एक आपका स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आता है, बट हम डॉलर को अलाउ किया गया, डॉलर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल नेम एंड आइडेंटिफायर्स कांट बिगिन विद अ नंबर। देखिए जो बात मैंने यहाँ पे बताई थी वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि आप वेरिएबल नेम को नंबर से वो स्टार्ट जो है वो नहीं हो सकता। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, है ना, बेसिक रूल्स हैं किसी भी आइडेंटिफायर को बनाने के, और ये बेसिक रूल्स सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे एप्लीकेबल हैं। यही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ये एप्लीकेबल है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके साथ कुछ सजेशंस है, ये तो थे कुछ बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट, ये तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ कुछ सजेशंस है मेरी तरफ से, और ये आपको किसी भी किताबों में मिल जाएगी। आपका जो वेरिएबल नेम होना चाहिए ना, वो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आपका वेरिएबल नेम छोटा हो। हम बड़े बड़े वेरिएबल नेम्स अगर बनाएंगे तो प्रोग्राम में बार बार उन्हें रेफर करने में आपका टाइम वेस्ट भी जाएगा, स्पेलिंग होने के चांसेस गलत होने रहेंगे, तो इतना, और वो डिफिकल्ट भी होगा बार बार उसे मैनेज करने में, बार बार दोबारा लिखने में। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि वेरिएबल नेम हमारा छोटा से छोटा हो, मीनिंगफुल हो। जिस काम के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसी काम का हमारा वेरिएबल नेम हो। आप बना रहे हो प्रोग्राम एडिशन का, वेरिएबल का नाम अपने प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये बड़ा सा अजीब है। कंप्यूटर को तो इस बात से कोई परेशानी नहीं है, बट आप इसकी रीडेबिलिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप ये प्रोग्राम लेके अपने टीचर को दिखाएगा तो वो भी भाई सोचेगा कि ये क्या बना रखा है आपने, है ना। हालांकि कंप्यूटर को कोई परेशानी नहीं है, आप कोई भी नाम रख दो, है ना, उस वेरिएबल का नाम आप कंप्यूटर ही रख दो, कोई परेशानी नहीं। कंप्यूटर वो नहीं समझता है, बट रीडेबिलिटी की बात जहां पे होगी वहां पे आपको कोशिश ये करनी है कि आपका जो वेरिएबल नेम है ना, आपका जो वेरिएबल नेम है वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, आपका डोमेन से मैच करना चाहिए। जिस पे आप काम कर रहे हो उससे आपका सिमिलर होना चाहिए आपका वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल नाम छोटा होना चाहिए। जितना हो सके पॉसिबल आपका वेरिएबल नाम छोटा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। चलिए, ये तो हो गया कंडीशंस। अभी रिजर्व वर्ड भी हमने समझ लिया। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स जिनको डार्ट अपने लिए इस्तेमाल करेगा, जैसे दिस कीवर्ड, न्यू कीवर्ड जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो, कंटिन्यू कीवर्ड जब हमें स्किप करना हो तो, है ना, और ट्रू, फाइनल, नल, डिफॉल्ट कीवर्ड, थ्रो कीवर्ड, फाइनली कीवर्ड जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग इस्तेमाल करेंगे तो, इफ, रिटर्न, वैर। तो ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी आइडेंटिफायर की जगह पे, ठीक है। अब आ जाते हैं डेटा टाइप्स। क्या क्या डेटा टाइप्स अवेलेबल, जैसे कि अभी मैंने बताया कि डार्ट जो है वो दोनों मैकेनिज्म फॉलो करता है। वो आपका जो टाइप नोटेशन है उसे भी फॉलो करता है, और जो नॉर्मल टाइप नोटेशन मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है इंट, कैर, फ्लोट, डबल दे के वेरिएबल बनाने का, उसे भी इस्तेमाल करता है, और ये आप वायर से भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कोई भी डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज वायर एंड एवरीथिंग विल बी डन, ठीक है। सो नंबर यहाँ पे हमने ले लिया इंट। अब देखिए नंबर कैटेगरी के अंदर ये तीनों आ जाते हैं, इंट, डबल और नम। ये जो सारे हैं ये सारे के सारे नंबर कैटेगरी के अंदर आते हैं। स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग आ जाएगा, बुलियन के अंदर बुल आ जाएगा, और लिस्ट और मैप जो है ये एक अलग टाइप की डेटा टाइप है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल लिस्ट और मैप्स के ऊपर, ठीक है। नाउ इट कम्स टू फाइनल एंड कॉन्स्ट वेरिएबल। अच्छा, फाइनल एंड कॉन्स्ट वेरिएबल, अगर आप जावा से फेमिलियर हो तो आपने फाइनल वेरिएबल जरूर पढ़ा होगा। फाइनल वेरिएबल क्या होता है भाई, जिस वेरिएबल को हम फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं उसके वैल्यू को हम बदल नहीं सकते। जिस वेरिएबल को हम फाइनल डिक्लेयर कर देंगे उसके वैल्यू को हम बदल नहीं सकते। तो सब इस तरह का अगर हमें एक वैल्यू वेरिएबल बनाना है जिसकी वैल्यू को प्रोग्राम में थ्रू आउट प्रोग्राम कोई चेंज ना कर सके, तो उस वेरिएबल को हम फाइनल डिक्लेयर कर देंगे या कॉन्स्ट। देखिए ये भी बहुत अच्छी चीज है, फाइनल इस्तेमाल किया जाता था, कॉन्स्ट जो कीवर्ड है वो रिजर्व तो था जावा में बट उसका इस्तेमाल नहीं होता था, तो इन्होंने दोनों अवेल करवा दिया, भाई चलो जो आपको इस्तेमाल करना है कर लो। तो बस वही है, इन्होंने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छी चीज़ों को पकड़ा और फिर उसका एक जगह पैकअप करके आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना के दे दिया। तो ये अच्छा लगा, प्रोग्रामिंग ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया। अभी मैं वेरिएबल के तो एक छोटा सा चीज़, ये स्लाइड्स तो हो गया हमारा,
वेरिएबल के ऊपर एक छोटा सा चीज डिस्कस करूंगा। देखिए, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, मैं ये सोच के बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो और आपको प्रोग्रामिंग का कोई खास आइडिया नहीं है। तो जब हम वेरिएबल बनाते हैं, सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया, तो 3 तरीके से हम उसमें काम कर सकते हैं। पहला तरीका, जहां पे हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ध्यान दीजिएगा, जहां पे हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो इस केस में क्या हुआ, एक बॉक्स बन गया भाई, उसका नाम तो हो गया x और उसको एक मेमोरी एड्रेस भी मिल गया, है ना, बट ये खाली है। दूसरा तरीका है कि हमने एक वेरिएबल बनाया int x और दूसरे लाइन में, तो जैसे ही हमने ये बनाया int x, तो सपोज क्या हुआ, ये चीज तो यहां आ गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, x में हमने वैल्यू रख दिया 300। तो जैसे ही हमने ये लिखा, ये जो चीज है इसे हम वापस यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं और 300 जो है वो इसके अंदर चलाया। अच्छा, एक काम करते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया x इक्वल टू 300 और जैसे ही हमने 300 लिखा तो इसी बॉक्स में हम दोबारा रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे ये जो 300 है ये चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने देखिए यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज नहीं किया, छोड़ दिया भाई। तो इस तरह से वो एक रिप्रेजेंटेशन है, एक व्यू है। उसके बाद हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल और फिर दूसरे लाइन में हमने क्या किया, उसे इनिशियलाइज किया। तीसरा तरीका क्या है कि भाई हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, और लगे हाथ उसे इनिशियलाइज कर दिया, एक वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। तो उस केस में जो आपका डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा भाई, ये इधर आ गया और यहाँ से जो है वो 300 जो है वो इधर आ गया। ठीक है, ये हो गया तीसरा तरीका। और जो चौथा तरीका है वो ये है कि हम वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, बना के हमने छोड़ दिया, छोड़ देने के बावजूद ये जो चीज़ है आपको यहाँ मिला और उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे, यूज़र से वैल्यू ले लोगे। तो चलिए इस तरह से मैं यहाँ पे एक नोटेशंस दिखा देता हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो यूज़र से ले रहे हैं। तो इस तरह का बॉक्स तो बना और उसके बाद इसमें जो वैल्यू है वो किसने दिया, रन टाइम में डेवलपर ने या यूज़र ने रन टाइम में जो वैल्यू वो देगा, वो वैल्यू आके कहाँ घुस जाएगा भाई, इस एक्स बॉक्स के अंदर, इस वेरिएबल पे। ठीक है, तो होप सब कुछ समझा दिया मैंने वेरिएबल को लेके। ठीक है, किस तरह से ये काम करता है ये सारी बात मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और रह गई है वेरिएबल रिगार्डिंग, स्पेशली इट इज दिस टॉपिक इज डेडिकेटली फॉर डार्ट। ये सिर्फ इसी में है, ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है। ये तो हमने पहले भी देख लिया, इंट नाम का एक वेरिएबल बना लो आप, उसमें कुछ वैल्यू रख लो, प्रिंट कर दो, इसमें कुछ नया नहीं, इसका प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो, इसमें हम समय नहीं गवाते हैं। हम एक डायनामिक जो है उसका कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, वैर वर्सेस डायनामिक। तो वैर हम एक वेरिएबल लेते हैं, चलिए वैर नेम इक्वल टू हमने दे दिया हेलो, जैसे मैंने बताया ना हेलो, यहाँ हमने वो टाइप नोटेशन इस्तेमाल नहीं किया। तो जैसे ही उसे हेलो मिला, आप कंपाइल करोगे देख लोगे भाई नेम में हेलो है, ये बात उसे समझ में आ गई। अब नेम में अगर आप 30 दोगे तो देखो ये एरर खाएगा, एरर रेड कलर का दिखा रहा, भाई आपने तो अभी बोला नेम में हेलो, मतलब वो समझ गया नेम में स्ट्रिंग है, अब आप बोल रहे हो नेम में 30, ये तो भाई नहीं चलेगा, इस तरह से काम नहीं होगा। एक बार जो आप फर्स्ट टाइम बता दो, जिस टाइप का डेटा टाइप आप दे रहे हो उसी टाइप का आगे भी आपको देना है। लेकिन वैर की हेल्प से हम इसे डायनामिक कर सकते हैं। कैसे, आप ना इसे इनिशियलाइज नहीं करो, आप वैर छोड़ दो, वैर नेम लेके हम इसे क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। ऑलरेडी ये हम रखे हैं, इसे हटा देते हैं हम। तो हम इस बार क्या करते हैं, वैर नेम लेके हमने छोड़ दिया, अब हम नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, हेलो दे देते हैं। तो जैसा अब हमने इसे छोड़ दिया ना, तब वो इसे एज अ डायनामिक की तरह बिहेव करेगा, एज अ डायनामिक वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। और देखो नेम हेलो दे दिया, इसके बाद आप अब कुछ भी रख लो, नेम में 10 भी रख लो, कोई परेशानी नहीं है ना। देखो आप देखो, आप ऑलरेडी आप कर्सर यहाँ पे लेके देखोगे ना तो वो दिखाएगा डायनामिक है ये। ठीक है, तो ये डायनामिक
इसे हम बना सकते हैं मैनुअली डायनामिक कीवर्ड इस्तेमाल करके भी, और अगर var में हम डिक्लेयर करने के साथ साथ उसे इनिशियलाइज नहीं करते एक ही लाइन में, अगर एक ही लाइन में डिक्लेयर के साथ हमने इनिशियलाइज कर लिया तो वो स्टैटिक वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। बस आपने लिखा नहीं है, बट वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसका डेटा टाइप को लेके पकड़ के उसके अंदर बाइंड कर देगा और हम उसे फिर बदल नहीं सकते। लेकिन अगर हम उसे डिक्लेयर करने के टाइम इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल डायनामिक की तरह बिहेव करेगा। मतलब डायनामिक कीवर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, बट वो काम डायनामिक की तरह ही करेगा। लेकिन अगर हम एक डायनामिक ये इस्तेमाल कर ले रहे हैं, वेरिएबल डायनामिक, सपोज एक्स एक वेरिएबल हमने ले लिया, तो ये डायनामिक ही है जो वो काम कर रहा है। वो इसका वैल्यू आप कभी भी किसी भी वक्त बदल सकते हो, किसी भी तरीके का डेटा टाइप इसके अंदर आप रख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये डायनामिक जो है आपको इसके अंदर मिल जाना चाहिए। देखिए मिल गया डायनामिक। ठीक है ना, डायनामिक भी एक कीवर्ड है, किस लिए, डायनामिक वेरिएबल बनाने के लिए। तो ये पूरा कहानी था वेरिएबल रिगार्डिंग डार्ट के अंदर। आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जैसे मैंने बताया है कि डार्ट प्रोग्रामिंग को हम बिल्कुल A to Z इसकी सारी चीज़ें पढ़ने वाले, प्रोग्रामिंग की हर एक चीज़ें कवर करेंगे ताकि आपका प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाए और लगे हाथ हम फ्लटर पे पकड़ भी बहुत अच्छा बना सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी दो टाइप्स है, हर एक टाइप के ऊपर हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे और लिस्ट और मैप्स को भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।